साल 1965 जैनेट और रॉन रीमर, जो कि कनाडा में रहने वाले एक पति पत्नी थे, उनके घर 2 जुड़वा लड़के पैदा होते हैं, डेविड और ब्रायन रीमर। जब ये दोनों बच्चे 6 महीने के होते हैं तो इन्हें पिमोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसके वजह से डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि इनका जेनाइटल सर्कमसिशन किया जाए। बड़े भाई डेविड रीमर के जेनाइटल सर्कमसिशन के टाइम डॉक्टर से एक्सीडेंटली उसका जेनाइटल पूरा जल जाता है और बर्न्स इस लेवल के होते हैं जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। डेविड के माँ बाप अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दर दर भटकते हैं और एक दिन उन्हें एक टीवी इंटरव्यू में बहुत ही चमत्कारी साइकोलॉजिस्ट दिखता है, जॉन मनी। उस टाइम जॉन मनी अपने जेंडर थ्योरीज को लेकर बहुत ही फेमस होता जा रहा था। डेविड रीमर के माता पिता उसे लेके जॉन मनी के पास जाते हैं और जॉन मनी उन्हें एक अजीबोगरीब सुझाव देता है। जॉन मनी कहता है कि आपके बेटे का जेनाइटल तो पूरा जल गया, तो अब ये एक लड़के की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार सकता, लेकिन मैं इसे एक लड़की जरूर बना सकता हूँ। डेविड रीमर के माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जॉन मनी उन्हें समझाता है कि लड़का या लड़की होना इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है कि उसका पालन पोषण किस तरह किया जा रहा है। जहां तक बात है फीमेल बॉडी पार्ट्स की, तो वो तो मैं आपके बेटे को लाके दे दूंगा, लेकिन ये आपको इंश्योर करना है कि आप इसे एक लड़की की तरह ही पालें। फिर जब डेविड 22 महीने का हो जाता है तो जॉन मनी के कहे अनुसार डेविड के जेनाइटल्स को काट के हटा दिया जाता है और जेनाइटल प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा डेविड के जेनाइटल्स और टेस्टिकल्स को हटा के वहाँ एक फीमेल बॉडी पार्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर डेविड को ऐसे ही पाला जाता है जैसे कि वो एक लड़की हो। इसके 14 साल बाद जब डेविड रीमर को पता लगता है कि वो असल में लड़का था, तो वो वापस से लड़का बन के जिंदगी गुजारने लगता है, पर नुकसान तो हो चुका होता है। डेविड रीमर का जीवन नर्क बन जाता है और वो 38 साल की उम्र में खुद को सर पे गोली मार के अपनी जान दे देता है। Because I have lived through it. Who else are you going to listen to? Who else is there? I've lived through it. Is it going to take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? डॉक्टर जॉन मनी ही वो इंसान है जिसके जेंडर ट्रांजिशन थ्योरी से आज की जेंडर आइडियोलॉजी और LGBTQ मूवमेंट का जन्म हुआ। पर अब इससे पहले कि हम LGBTQ मूवमेंट की बात करें, एक बार जेंडर और सेक्स की कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजिकली देयर आर 2 सेक्सेस, मेल और फीमेल। आप सब ने बायोलॉजी में XX और XY क्रोमोसोम्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पर मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंसेस सिर्फ क्रोमोसोम्स में नहीं, बल्कि बोन डेंसिटी, मसल मास, हार्मोन्स और यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रक्चर में भी होती है। बेसिकली sex comes from biology, which is the ultimate truth. Now comes gender. जेंडर का मतलब है सोसाइटी की नजरों में कौन मर्द है और कौन औरत, कौन लड़का है और कौन लड़की है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है। सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से मर्द या औरत होने के कई पैमाने हो सकते हैं। जैसे कि लड़कों को बोला जाता है कि लड़के लंबे बाल नहीं रखते, लंबे नाखून नहीं रखते, लड़के को ब्लू पसंद होता है और पिंक पसंद नहीं होता। अब ये सारे नोशंस और आइडियाज बहुत ही छिछले स्तर के हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। और अगर इन चीजों के बेसिस पे समाज में लोग किसी व्यक्ति को बुली करने लगे तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन आजकल उल्टी धारा बह रही है। बजाय इसके कि बुली करने वाले को समझाया जाए, ये बताया जा रहा है कि मेल और फीमेल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अगर कोई 12-13 साल का लड़का ये बोल रहा है कि मुझे पिंक कलर पसंद है या मुझे लंबे बाल रखना पसंद है, तो डॉक्टर्स उसके माँ बाप को सीधा ये बोल दे रहे हैं कि अपने लड़के का सेक्स ट्रांजिशन करवा लो, वरना तुम्हारा लड़का सुसाइड कर लेगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि LGBTQ कम्युनिटी वालों के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये LGBTQ इन सारे लेटर्स का मतलब क्या है। पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
LGBTQIABS+++, ये एक ऐसा एक्रोनिम है जो नोकिया फोन्स के स्नेक गेम की तरह हर साल बढ़ता जाता है। बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसमें लेस्बियंस, क्यूईज, बाइसेक्सुअल्स यानी LGB जैसे लेटर्स हैं, और दूसरा है जेंडर आइडेंटिटी, जिसमें बाकी के शब्द जैसे TQI मतलब ट्रांसजेंडर, क्वेयर और आई इंटरसेक्स वगैरह वगैरह हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज जान लेते हैं इनमें से ज़्यादा डेंजरस जेंडर आइडियोलॉजी के बारे में। अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि पृथ्वी के सभी एनिमल स्पीशीज में मेल और फीमेल दो सेक्सेस होते हैं। अब इंसान भी इवॉल्व तो जानवरों से ही हुआ है, तो हमारी स्पीशीज में भी मेल और फीमेल हैं। पर LGBTQ एक्टिविस्ट्स का आर्ग्यूमेंट है कि कोई मेल या फीमेल नहीं होता। हर इंसान खुद चूज कर सकता है कि वो खुद को मेल आइडेंटिफाई करना चाहता है या फीमेल। अब यहाँ पर सारे लिबरल माइंडसेट के लोग बोलेंगे कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको जो मानना है वो मानने दो। पर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। अगर आज कोई लड़का ये दावा करता है कि वो लड़की है और आप उसकी बात मान लेते हैं, तो कल को वो आपसे वही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करेगा जो आप किसी लड़की को देते हैं। कल वो लड़का ये भी बोलेगा कि मैं लेडीज टॉयलेट यूज करूंगा, मैं स्पोर्ट्स में लेडीज कैटेगरी में पार्ट लूंगा। और अगर तब आपने उसे मना किया तो वो आपको ट्रांसफोबिक, होमोफोबिक और ना जाने क्या क्या बुलाएगा। वेस्ट में तो ये प्रॉब्लम बहुत अगले लेवल पे जा चुकी है। कई ट्रांसजेंडर्स लेडीज वॉशरूम में घुस जाते हैं और ये बोलते हैं कि आई एम अ वुमन, आई हैव ऑल द राइट टू यूज दिस वॉशरूम। पहले तो एटलीस्ट ये लोग ये बोलते थे कि हम समाज के बनाए हुए नियमों को नहीं मानते, लेकिन अब ये बायोलॉजी को भी चैलेंज करते हैं और ये बोलते हैं कि आई वॉज असाइंड मेल या फीमेल सेक्स एट बर्थ। आई वॉज नॉट बॉर्न मेल और फीमेल, आई वॉज असाइंड मेल और फीमेल ऑन बर्थ। जैसे कि डॉक्टर्स ने दो फोल्डर्स बनाए हुए हो मेल और फीमेल नाम के, और इनके पैदा होते ही अपने मन से किसी एक फोल्डर में इनको रख दिया हो। इस सारे प्रोपेगेंडा की शुरुआत हुई थी एज यूजुअल अमेरिका से, और अब इसका खामियाजा उनकी सोसाइटी को ही भुगतना पड़ रहा है। ये टेबल देखिए एक बार। Around 25 to 30% of Gen Zs in the USA identified as LGBTQ in 2023. 28% is a huge number. अच्छा, ये तो बात हो गई यूएस की। अब इंडिया की LGBTQ कम्युनिटी के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं ये जान लेते हैं एक बार। इंडिया वेस्टर्न सोसाइटी से काफ़ी अलग है। हिस्टोरिकली इंडिया में किन्नर समाज को पहचान दी गई है, लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। ये सच्चाई है कि ओवरऑल सोसाइटी में इनको मार्जिनलाइज किया गया है, लेकिन फिर भी इनकी हालत वेस्टर्न सोसाइटी से काफ़ी बेहतर थी हिस्टोरिकली। पर आज सिचुएशन एक अलग ही डायरेक्शन में जाती दिख रही है। आज किन्नर समाज के कई लोग इस LGBTQ मूवमेंट की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकली भारतीय समाज में किन्नरों को रिकॉग्नाइज किया गया इस बेसिस पे कि कुछ लोग मेल और फीमेल की बाइनरी से अलग पैदा होते हैं। उनके जेनाइटल्स बचपन से ही अलग होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों के गुण आ जाते हैं। मॉडर्न साइंस में इसे DSD या इंटरसेक्स कंडीशन बोलते हैं। DSD का मतलब है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। ध्यान से सुनो, डिसऑर्डर यानी कि इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। पर ये जो टर्म है इंटरसेक्स, ये आपको LGBTQ में भी मिलेगा। LGBTQIA++, ये जो I है इसमें, ये यही इंटरसेक्स है। तो अब जब लोग ये देखते हैं कि LGBTQ वाले मूवमेंट में किन्नर कम्युनिटी के लोग भी पार्ट ले रहे हैं और किन्नर कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने के बाद भी हमारे समाज में कई अधिकार नहीं दिए गए, तो लोग बिना कुछ सोचे समझे पूरे के पूरे LGBTQ मूवमेंट को एक मॉरल सपोर्ट देने लगते हैं। जबकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मूवमेंट किन्नर कम्युनिटी से बहुत अलग है। इस मूवमेंट की सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ किन्नर कम्युनिटी नहीं है, बल्कि ये बात है
कि कोई भी लड़का जब चाहे लड़की बन सकता है और कोई भी लड़की जब चाहे लड़का बन सकती है। अब इंडियन LGBTQ वालों के कुछ बहुत फेवरेट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण एक दिन के लिए मोहिनी अवतार में आए थे, या फिर अर्जुन भी ब्रहनला के वेश में एक पूरे साल रहा था, और भगवान शिव का तो सबसे प्रसिद्ध रूपहीन अर्धनारीश्वर रूप था। और अगर भारत में इन सब की पूजा की जाती है, तो अगर आम आदमी भी जब चाहे लड़का या जब चाहे लड़की बन जाए तो क्या दिक्कत है? अब ये कितना यूजलेस आर्ग्यूमेंट है ये समझाता हूँ मैं आपको। अगर अवतारों के बेसिस पे ही लोग खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाएं, तो फिर तो भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार भी लिया था। तो फिर अगर कल को कोई ये बोले कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ पिग या सुअर, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार और मत्स्य अवतार भी लिया था, तो खुद को मछली या कछुआ आइडेंटिफाई करने लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच तो ये है कि इस LGBTQ मूवमेंट का भारत और सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों में ना ही ईश्वर के प्रति भक्ति है और ना ही दर्शन और अध्यात्म का कोई ज्ञान है, और ना ही मॉडर्न साइंस इनके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है। ये लोग हमारे पुराणों और देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दूषित सोच को सही ठहराने के लिए। एंड बिफोर एनीवन accuses me of slippery slope, let me show you that now there are some people out there who literally identify themselves as animals, and others are supposed to tolerate them as well. ये लोग आपको तरह तरह के लॉजिक्स देंगे, बोलेंगे कि जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम, आपको रेगिस्तान के ट्राइब्स और नदी किनारे बसे कम्युनिटीज के बीच कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि कैसे रेगिस्तान, जहां हार्श एनवायरनमेंट है और हर दिन का जीवन एक स्ट्रगल बन जाता है, वहां मेल और फीमेल का जेंडर रोल स्ट्रिक्ट होता है, और जहां नदियां हैं, जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, वहां जेंडर रोल्स उतने रिजिड नहीं होते। सही बात है, रेगिस्तान के ट्राइबल लाइफ में जहां कभी भी आपकी ट्राइब पे हमला हो सकता है, वहां महिलाओं को घर से निकलना मना कर दिया जाता है। वहीं नदी किनारे बसे किसी कम्युनिटी में ऐसा खतरा नहीं होता, और वहां महिलाएं आज़ादी से बाहर निकल सकती हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले सकती हैं। लेकिन सोसाइटी डेजर्ट की हो या रिवर प्लेन्स की, कहीं भी लड़की को लड़का या वाइस वर्सा नहीं माना जाता। हर जगह लोग ये जानते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही बच्चा पैदा कर सकती हैं, और एक बच्चे को पालने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक माँ की होती है, और उस पर सबसे पहला अधिकार भी एक माँ का ही होता है। किसी भी सोसाइटी में मेल और फीमेल के इस बेसिक रोल पे कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ आज तक। पर ये LGBTQ वाले एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, चेस्ट फीडिंग, जहाँ एक लड़का जो कि खुद को एक लड़की मानता है और इसे ट्रांसजेंडर वुमेन कहते हैं, वो अपने आप को इस कदर लड़की मानता है कि वो किसी बच्चे को दूध पिला सकता है अपने चेस्ट से। Oh, I had to put it on here. The baby has been able to latch, but I've not been able to produce any milk. It's okay. इंडियन LGBTQ वालों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये सब वेस्ट से सीख के इंडिया पे अप्लाई किया जा रहा है। इसके डिफेंस में कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में पहले से ही LGBTQ कम्युनिटी को रिकॉग्निशन था, लेकिन इस्लामिक रूलर्स और ब्रिटिश काल के बाद इनका ये हाल हुआ है। पर फिर इनका ये रेनबो फ्लैग, प्राइड परेड्स वगैरह, ये सब क्या दर्शाता है? क्या ये सब सीधा सीधा वेस्ट को कॉपी करना नहीं है? और अगर उसके ऊपर से जब ये लोग इस तरह के नारे लगाएंगे, तो इसको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कैसे ना माना जाए? हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, तो फिर इस टॉपिक पे इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूं मैं? पर यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह है गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, जिसे साल 2023 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया था।
ये हैंडबुक देश के सबसे बड़े ऑफिसर्स यानी IAS IPS वगैरह को जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन सिखाने के लिए बनाई गई है। इस बुक को ऊपर से देखने पे ये लगता है कि इसमें जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, जैसे चेयरमैन शब्द की जगह चेयरपर्सन शब्द का यूज़ होना चाहिए। भाई आखिर मैन की जगह कोई वुमेन भी तो चेयरपर्सन हो सकती है, तो चेयरमैन ही क्यों, चेयरपर्सन बुलाना चाहिए। पर जब आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तब पता लगता है कि इसमें तो LGBTQ का भी जिक्र है। इसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि कोई लड़का अगर ये बोल रहा है कि मुझे ही की जगह शी बोल के बुलाओ, तो उसे शी बोल के बुलाना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि सेक्स ट्रांजिशन के बाद लोग इजीली मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल हो जाते हैं, जबकि वेस्ट में ऐसे कई सारे रिसर्चेस हैं जो कि ये साफ साफ बताते हैं कि सेक्स ट्रांजिशन के बाद भी आपका ओरिजिनल सेक्स कहीं नहीं जाता, इट इज़ डीपली एम्बेडेड टू योर बोन्स। तो बेसिकली ये एक शुरुआत है गवर्नमेंट के लेवल पे जहर फैलाने का, ताकि ये चीज़ ट्रिकल डाउन होके आम आदमी तक पहुंच सके और आम आदमी भी इस चीज़ का इस्तेमाल करे। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी ये बोल चुके हैं। There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's the Lord, whole I am- argument in a broader Lord, constitution. biological man, my lord, means man only. It means, my lord, biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition emotion. of what your genitals are. It's far more complex. That's the point. We stop having rights. एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी क्या सही है और क्या गलत ये आप खुद सोच सकते हैं, और आप जो भी सोचते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि LGBTQIA++ इन सारे लेटर्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, और फिलोसॉफिकल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे और लीगल एस्पेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन सब में। सो स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।